हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल क्लासेस 95 के एक और बेहतर वीडियो पर। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार, जोरदार, ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में खासियत आपकी ये है कि ये जो मॉडल पेपर है आपके न्यू पेपर पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि बच्चों इस तरीके से आपको कई बार आपको किसी ने बताया होगा कि न्यू पेपर पैटर्न आपका मॉडल पेपर का चेंज हो गया। तो प्लीज़ बच्चों, चाहे आप न्यू मॉडल पेपर का पैटर्न कहें चाहे आप पुराना कहें, पेपर पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आपका जो पेपर का जो पैटर्न 2024 में था, आपका जो बोर्ड एग्जाम 2024 था, उसमें जो पेपर पैटर्न था वही पेपर पैटर्न, सेम पेपर पैटर्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में भी है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। ये जो पेपर है आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री का पेपर हमें 3 घंटे 15 मिनट में करना रहता है। 15 मिनट जो स्टार्टिंग के होते हैं पेपर, यानी कि जो प्रश्न पत्र होता है, जो भी विद्यार्थी होता है, जो भी परीक्षार्थी होता है, उसको पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। और केमिस्ट्री का पेपर आपका पूर्णांक जो रहता है वो 70 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपको मिनिमम सिर्फ पास होने के लिए 23 नंबर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो भी बच्चे घबरा रहे हैं कि सर हम फेल नहीं हो जाएंगे, तो प्लीज़ बच्चों आप लोग मेहनत करिए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग फेल नहीं होंगे। जितना मैं बताता हूँ उतना अगर आप उस तरीके से कर लेते हैं, बस आप आसानी से पास हो जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पास होने के लिए आपको सिर्फ 23 नंबर चाहिए रहते हैं। आपको मैं इतना कंटेंट बता दूंगा कि आप अगर उतना तैयार कर लेते हैं तो प्लीज़ बच्चों, मैं कहता हूँ आपको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा। बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास जो भी टाइम है, प्लीज़ इस टाइम को फिजूल खर्चे में व्यस्त ना करें। आप डायरेक्टली मेहनत में लगा दें इस टाइम को। जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, इस टाइम को जो भी आप यूज करना चाहें उतना यूज कर लीजिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ आपके पेपर के पैटर्न जो होता है, इसमें कुछ आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इनको आप पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ लेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट जो परीक्षार्थी होता है उसको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों की गणना समझकर जो भी जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी कि जिस भी क्वेश्चन में हमें रिएक्शन बनाने की आवश्यकता है उस क्वेश्चन में हमें रिएक्शन बनाना रहेगा। अब देखो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसको समझो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इसका का खंड है, इसमें का खंड में क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। बिलियन की मोलरता है, यानी कि M= हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है मोलरता। आई होप आप सभी को मोलरता निकालना अच्छे से आता होगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार आप हमारे साथ पढ़िए और इस चीज़ को भी समझ लीजिए। देखो, जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, आपको मैंने एक सूत्र पढ़ाया था, M= क्या होता है, M=W होता है। इनटू में आपका 1000 रहता है, अपोन में आपका रहता है M, कैपिटल M इसको आप बना लेंगे। इनटू में आपका रहता है V, और वो भी जब आप ऊपर 1000 ले रहे हैं तो इसमें जो V होता है, यानी कि जो आयतन होता है, वॉल्यूम होती है, वो आपको लेना है ml में, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH, यानी कि 5 ग्राम, यानी कि यहाँ पर जो बच्चों W का मान दिया गया वो 5 ग्राम दिया गया, ठीक है, 5 ग्राम दिया गया। यहाँ पर आयतन जो वॉल्यूम दिया गया वो 450 ml दिया गया, यानी कि मिलीलीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले इस कैपिटल M निकालने के लिए आपको NaOH का अणुभार पता होना चाहिए। NaOH का अणुभार क्या लिखेंगे, NaOH का अणुभार। Na जो होता है बच्चों, इसके लिए हमें प्रयोग करना रहता है 23, क्योंकि इसका द्रव्यमान संख्या 23 होती है। ऑक्सीजन का होता है बच्चों 16 प्लस 1 हाइड्रोजन का होता है 1। तो हम इन सभी को जोड़ देंगे, 6 1 7 और 3 10 का 0, 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि जो आपका यहाँ पर M का मान आएगा, मोलिकुलर वेट आएगा, वो आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। तो M= हम इसकी मोलरता निकाल लेते हैं। W का मान रखेंगे कितना है, 5 ग्राम है। इनटू में 1000 में कोई चेंज नहीं, ऐसे लिख दिया जाएगा। अपोन में आपका M है, और M का मान जो है बच्चों वो 40 है, यानी कि 40 है। इनटू में आपका B है जो ml में दिया गया, 450 यहाँ पर हमें रख देना है। 450 से इसका 1 0 हम इस तरीके से कैंसिल करवा देंगे, 1 0 को इस तरीके से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर हम इसको 5 2 से काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 नेमा 45 और 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, ठीक है।
यानी कि हमारे पास क्या बचा, ऊपर हमारे पास 5 बचा, नीचे आपका पास 9 इंटू में 2 इजुकल टू 18 यानी कि 18 हो गया। हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, 18 एकन 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 18 अगर निकल जाते हैं तो 30 और 2 32, 50 से अगर 18 दूनी 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 18 तियाँ 54, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54 हो जाए, ज़्यादा 18 दूनी जाएगा, क्या जाएगा 18 दूनी 36। और जब बच्चों 50 से आप 36 को निकाल देंगे, देखो अगर आपके पास 50 रुपये थे और आपने उससे माइनस कर दिए कितने 36 रुपये, तो आपके पास जो बचेगा वो आपका 40 रुपीज़ बचेगा। कितना बचेगा 40, ठीक है 14। फिर इसमें एक जीरो, मान लीजिए एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये लगभग 7 बार चला जाएगा, यानी कि 0.27 आपका इसका आंसर आ गया हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ऐसा देखो 0.12 आ गया, नहीं होगा सही, 0.13 गलत, 0.025 दिया गया और यहाँ पर 27 है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो 0.278 दिया गया मोल लीटर इनवर्स, यही आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो हमारा चौथा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। अगला देखो, यानी कि संकुल एक दिया गया K3CO C2O4 का होल थ्राइज में CO यानी कि कोबाल्ट यानी कि जो CO है इसकी ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। ये बच्चों आपका जो C2O2 है ये क्या है, एक ऋणात्मक लिगेंड है। ये क्या है बच्चों, एक ऋणात्मक लिगेंड है। इस ऋणात्मक लिगेंड का जो मान होता है वो -2 होता है, याद रखेंगे। तो इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, देखो कैसे निकालेंगे, यानी कि K3 बड़ा ब्रैकेट है CO होल ट्वाइज C2O4 है का होल थ्राइज है, इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। तो देखो हमें K3 K का मान K के लिए 1 प्रयुक्त करते हैं, कितना 3 है, प्लस CO का निकालना तो इसके लिए हम X लिखेंगे, C2O4 का होता है 2, माइनस का 2 होता है, इनटू में है कितनी बार 3 बार है, तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। 3 एकन 3 हो जाएगा, प्लस आपका X हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि माइनस के 6 हो जाएंगे। सॉरी बच्चों, इसके इक्वल टू में आपको 0 रखना है, यानी कि 3 प्लस में x माइनस के 6 इजुकल टू 0, यानी कि x माइनस के 3 बचेगा, प्लस के 3 इससे घट जाएंगे, इजुकल टू 0 और x इजुकल टू आपका आ जाएगा 3, और वो भी किस में आएंगे प्लस में, क्योंकि माइनस के 3 जीरो के इधर आ जाएंगे, ब्रैकेट जो बड़ा जो इजुकल टू लगा इसके इधर आएंगे तो इसके इसमें हो जाएंगे पॉजिटिव में। तो यानी कि यहाँ पर जो CO है यानी कि जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है, यानी कि ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या नहीं पाई जाती वो आपका ऐसी होता है। यौगिक जिसमें क्षारीय यानी कि यौगिक जिसमें क्षारीय प्रबल्य सबसे अधिक होती है। देखिए यानी कि सबसे अधिक क्षारीय यौगिक कौन सा होता है, यहाँ पर सारे दिए गए हैं आपके एमीन, क्या दिए गए सब में, कोई में N है, कोई में 1 डिग्री एमीन है, कोई 2 डिग्री है, कोई ये तो बच्चों आपका अमोनिया है, क्या है बच्चों अमोनिया है। तो ये तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो गलत है, ये तो पहले गलत है। अब आपके पास 3 ऑप्शन, ये बच्चों आपकी 2 डिग्री एमीन है, ये आपकी 3 डिग्री एमीन है और ये आपकी 1 डिग्री एमीन है। अगर आपको एमीन की डिग्री निकालना नहीं आता है तो प्लीज़ बच्चों मैंने पीछे वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ से जाकर आप देख लेना, वहाँ पर मैंने एमीन की डिग्री, अल्कोहल की डिग्री, सारे हर एक यौगिक की जो भी डिग्री होती है वो निकालना बता दिया है। ठीक है, अब बच्चों इनमें सबसे अधिक जो क्षारीय होता है यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति वो होती है वो किसकी अधिक होती है बच्चों, अगर हम बात करें क्षारीय प्रवृत्ति की तो क्षारीय प्रवृत्ति जो 3 डिग्री होती है उसके सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। और सबसे प्रबल अगर अम्लीय की बात करें, अगर हम इसी के अकॉर्डिंग देखें तो आपका जो 1 डिग्री होगा वो हो जाएगा, याद रख लेंगे इस चीज़ को। यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, यानी कि इनमें आपको सुक्रोज दिया गया, सेलुलोज दिया गया है, लैक्टोज दिया गया, माल्टोज दिया गया, इनमें डाइसैकेराइड कौन सा जो है वो नहीं है। तो सेलुलोज बच्चों आपका एक डाइसैकेराइड नहीं है। आई होप आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित यौगिक में से यौगिक की पहचान टालेन विक्रमक से होती है। किस यौगिक की पहचान जो टालेन विक्रमक होता है उसके द्वारा होती है? अल्कोहल है, आपका एल्डिहाइड है,
आपका कीटोन है और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। किसकी पहचान जो है वो आपका ताले नवक्रमक जो होता है उससे के द्वारा होती है। तो वो होती है बच्चों आपका CHO, जो CHO ग्रुप होता है इसकी, यानी कि आपके जो एल्डिहाइड होते हैं इनकी पहचान ताले नवक्रमक के द्वारा होती है। अब बच्चों हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी कि 1+1 रहेगा। और इस क्वेश्चन में हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला पूछा गया बिलियन के हिमांक में अवनमन, और दूसरा बिलियन का हिमांक आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार समझ लो। देखो 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल का यहाँ पर आपको सूत्र भी बता दिया गया, को 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है, यानी कि जल कहें तो हम H2O में मिलाया जाता है। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए, यानी कि बिलियन के हिमांक में अवनमन की गणना करना है और बिलियन का हिमांक आपको निकालना है। इन चीज़ों की हमें यहाँ पर गणना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं, यानी कि बच्चों हमें गिवन वैल्यूज में क्या क्या मान जो हैं वो दिए गए हैं। हमें दिया गया है 30 ग्राम भी दिया गया है और हमें जो है 450 ग्राम भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो बच्चों स्मॉल w का मान हो जाएगा वो आपका 30 ग्राम हो जाएगा, प्लस आपका एक रहेगा कैपिटल W जिसका मान हो जाएगा 450 ग्राम। जो ज़्यादा होता है, जो विलायक होता है, उसका मान हम कैपिटल W से लिखते हैं। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल है और आपका जल है। अब हमें एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार निकालना, C2H6O2 का अणुभार पहले हम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, अणुभार। ठीक है, इसका बच्चों आप अणुभार निकालेंगे, एक कार्बन का 12 होता है और 2 कार्बन है, तो 12 दूनी कितने हो जाएंगे, आपका 24 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो है हाइड्रोजन कितने 6, तो 6 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का 16 आते हैं, कितने ऑक्सीजन 2 हैं, 16 दूनी 32 हो जाएंगे। इन दोनों को आप जोड़ लेंगे, 24 और 6 30 और प्लस 32, 30 60 और 2 62 आपका हो जाएगा। यानी कि जो आपका अणुभार आ गया है एथिलीन ग्लाइकॉल का वो आ गया 62। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको, क्वेश्चन को हमें सूत्र क्या लगाना है। एक आपने सूत्र पढ़ा होगा डेल्टा TF इक्वल टू, अब जो TF इक्वल टू होता है ये होता है KF, इंटू में आपका स्मॉल w रहता है, इंटू में आपका 1000 रहता है, डिवाइड बाई रहता है m, इंटू में आपका कैपिटल W रहता है। और डेल्टा TF ही बिलियन के हिमांक में अवनमन ही हमसे पूछा भी किया, इसमें मान रख देंगे। डेल्टा जो KF होता है बच्चों, ये जल के लिए मोल अवनमन स्थिरांक होता है और इसका मान जो है कांस्टेंट होता है, याद रख लेना। KF का मान होता है 1.86 और केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है। तो हम मान रखेंगे KF के स्थान पर रखेंगे 1.86 गुणे स्मॉल w की का मान कितना है 30 इंटू आपका रहेगा 1000। ठीक है, डिवाइड बाई कैपिटल M का मान कितना आया, ये वाला बच्चों 62 आया आपका, इंटू में आपका रहेगा स्मॉल w और जो कैपिटल W का मान 450 ग्राम। ठीक है, इस बार 0 से इस 0 को हमने कैंसिल आउट करवा दिया। ठीक है, इसको हम एक बार काट लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 संख्या के बाद दशमलव है तो दशमलव को हटा देंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे और इन 2 जीरो से हम इन 2 जीरो को कैंसिल आउट करा देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 5 से काटें, 5 छक्का 30 होते हैं, 5 नेमा 45 होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं और 3 तियाएँ 9 होते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, देखो 186 गुणे 2 डिवाइड बाई आपका बचा 62 इंटू में बचा आपका 3। इस 2 से 3 दूनी 6 और 2 एकन 2, यानी कि बच्चों 186 बटे 31 गुणे 3, 186 बटे 3 एकन 3 और 3 तियाएँ 9, 93 और ये लगभग 93 दूना, यानी कि ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। यानी कि बच्चों आपका डेल्टा TF का जो मान आ गया है वो आपके आ गया 2 डेल्टा TF का मान आ गया 2 और केल्विन में। ठीक है, क्योंकि केल्विन में
ये इसका आंसर आ गया। ये आंसर किसका आया है? पहले वाले का है। फिर बिलियन का हिमांक, क्या निकालना है? बिलियन का हिमांक। अब बिलियन का जो हिमांक होता है, बिलियन का हिमांक, क्या बच्चों? बिलियन का हिमांक इक्वल टू क्या होता है बच्चों? जल का हिमांक, जल का हिमांक माइनस होता है जो भी जल के हिमांक में, यानी कि जो TF होता है इक्वल टू माइनस कर देना। यानी कि हमसे पूछा गया जल का हिमांक, जो बिलियन का हिमांक है, बिलियन का हिमांक सूत्र होता है जल का हिमांक और माइनस में होता है बिलियन के हिमांक में अवनमन कितना है वो, यानी कि डेल्टा TF होता है। अब बच्चों जल का हिमांक जो है वो आपको केल्विन में अगर बात करें तो 273.15 माइनस TF का मान आया तो, लेकिन हम 273 ही लिखते हैं, 1.15 नहीं लिखते क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 273 माइनस के 2 करेंगे और यहाँ पर जो मान आ जाएगा 271 आ जाएगा और ये भी आ जाएगा केल्विन में और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों क्वेश्चंस को हम लोगों ने अच्छे से हल कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। यानी कि आपके जो निम्नलिखित पद हैं जिसमें आपका मोल अंश है और मोल प्रवणता है, और मोल अंश को ही बच्चों हम लोग मोल प्रभाज भी कहते हैं। मोल अंश को ही मोल प्रभाज भी कहते हैं और मोलता, ये 2 है, इनके बारे में हमें बताना है। देखो तो देखो जो मोलंश यानी कि मोल प्रभाज या मोलंश या मोल प्रभाज हम कुछ भी कह सकते हैं। देखो इसका सूत्र क्या होता है कि बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, यानी कि जो आपका बिलियन है इसमें जो उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात, यानी कि जो बिलियन है उसमें किसी एक घटक के मोलों की संख्या और बटे यानी कि अपॉन में या फिर जो मोलों की संख्या प्लस इसमें क्या होता है कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या फिर हम मोल प्रभाज कहते हैं। सोच देख लो, अगर हमें मोल अंश से निकालना है किसी भी तो एक घटक के मोलों की संख्या यानी कि जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या प्लस कुल घटक के मोलों की संख्या, यानी कि बिलियन में जो बिले और विलायक होते हैं उनके दोनों के मोलों की संख्या, ऊपर क्या रहेगा जिसका पूछा जाएगा उसका रहेगा और नीचे आपके दोनों के मोलों की संख्या रहती है और हम इजली से मोल अंश की गणना कर लेते हैं। फिर बच्चों आती है मोललता को लेकर। मोललता के पर देखो टिप्पणी, किसी बिलियन के एकांक भार, किसी भी बिलियन जो होता है उसके एकांक भार विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या जो होती है मोललता कहलाती है। समझ लो, किसी बिलियन के एकांक भार विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। मोललता और मोललता में अंतर होता है। किसी बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के ग्राम मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोललता कहते हैं। तो मोललता अलग चीज़ है, मोललता अलग चीज़ है। इसमें लिखा जाता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का जो भार होता है वो किलोग्राम में लिखते हैं, और जब हम मोललता निकालते हैं तो विलय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन हम लिखते हैं लीटर में। तो लीटर में या फिर हमने बात की थी आपको ml में सूत्र बताया था, वो सूत्र आप लगा से ml में निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मोललता और मोललता में अंतर पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग कभी कभी गलती कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इस क्वेश्चन को, इस मॉडल पेपर को पूरा आप एक बार सॉल्व करके देख लेंगे, नहीं अगर सॉल्व होता तो आप कमेंट कर देना। अब देखो अगला क्वेश्चन है लेंथेनॉइड आकुंचन और लेंथेनॉइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर IMP लगा लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो जैसे यहाँ पर FeNH3 का होल ट्वाइस CN4 जो है का CN4 है ये निगेटिव है कि में ज्यामितीय समावयवियों की संरचना। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें हमें कुछ लिखना तो है नहीं, तो मैं इसको बता देता हूँ। 1 मिनट रुको, पेपर ले लो। ठीक है, देखो इसमें में क्या करना है। देखो Fe एक कंपाउंड दिया गया आपका, इसमें आपको ज्यामितीय समावयव बनाना है। किसका? FeNH3 का होल ट्वाइस CN4 इधर से रहेगा और इसका निगेटिव है। इसमें ज्यामितीय समावयवों की संख्या बतानी है। देखो जब हम इसके ज्यामितीय समावयव बनाएंगे, आपका जो Fe है वो सेंटर आइटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें देखो 2 तो NH3 लगे हैं और आपका जो 2 NH3 हो गए और एक मिनट रुको, CN4 है, यानी कि और 4 आपके CN लगे हैं। ठीक है, देखो
किस तरीके से हम लोग लिखे हैं, इस पेपर में शायद कुछ गलत दिया, सी एन का होल 4 होगा, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, तभी बन पाएगा। देखो इसमें हमको लगाना कितने, 2 ए हैं और 4 ए हैं, 6, हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे 2 1 2 3 4 5 और 1 6, इस तरीके से बना लिए। हमें 2 जगह पर NH3 लगा देना है और 2 जगह पर जब हम NH3 लगाएंगे इनको पास पास लगा देना है, ठीक है। और हमारा CN 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 और CN, जब ये पास पास है और इसके बड़ा ब्रैकेट लगा के इस तरीके से और इसके ऊपर निगेटिव लिख देंगे। अब ये जो बच्चे पास पास हैं तो इसको हम कहते हैं समपक्ष, जो आपका NH3 हाँ पास पास हैं तो इसको कहेंगे समपक्ष, ठीक है। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, दूर दूर कर देंगे और इसका विपक्ष बना देंगे, बस यही 2 ही ज्यामितीय समावयव बनेंगे, समपक्ष बनेगा और विपक्ष बनेगा। 4 5 और 1 6, हमने एक यहाँ पर NH3 रख दिया, फिर हमने CN लगा दिया, फिर हमने CN लगा दिया, हमने यहाँ पर NH3 रख दिया, ठीक है, फिर हमने CN लगा दिया, फिर हमने CN लगा दिया। और ये जो बच्चों है ये आपका विपक्ष कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये आपका विपक्ष कहलाएगा। इस तरीके से हमें इसके समपक्ष और विपक्ष बनाने रहते हैं। NH3 क्या लिगेंड है, ठीक है। अब लिगेंड से ही कल्पना करेंगे, एक बार लिगेंड को हमने इसको पास पास रख दिया, एक बार हमने इनको दूर दूर कर दिया। अगर पास पास है तो समपक्ष कहलाएगा, दूर दूर है तो विपक्ष कहलाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें इसके मूल क्लोरीन बनाने की जो संभावित मोनोक्लोरो की संख्या है वो आपको बतानी है। फिर आपको बताना है फिनोल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, ऐसा क्यों होता है। देखो बच्चों, जो फिनोल होता है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है, डायरेक्टली यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आसानी से यहाँ से हट जाता है, अलग हो जाता है, इसीलिए अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इसको आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे और तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में विभेद कीजिए। आपके पास एसिटल्डिहाइड है और एसीटोन है, इनमें आपको अंतर बताना है। एसीटोफिनोल और बेंजोफिनोल में आपको अंतर बताना है। फिर आपको न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में आपको क्या अंतर है बताना है। और एक क्वेश्चन जो अंतर को लेकर है बोर्ड के पेपर में काफ़ी पूछे भी जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बिलियन को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो बिलियन है वो होता क्या है। फिर आपको बताना है बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने सकते हैं, यानी कि बिलियन के जो सांद्रण होते हैं उसको कितने प्रकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो बच्चों, जो बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने की बात आती है तो आपने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और आपने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और पार्ट्स ppm आपने पढ़ा होगा, पार्ट्स पर मिलियन होता है, मोलरता, नॉर्मलता, मोल अंश या मोल प्रभाज, ये सारे जो होते हैं बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने की ही प्रतीक होते हैं, ठीक है। किसी विद्युत अपघट्ट के बिलियन की चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ साथ इसके सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए, हो जाएगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हैं, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता इतने से इतने होने में 5 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। ए का मान दिया गया और a माइनस एक्स का मान दिया गया, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता को इतने होने में कितना समय लगेगा, यानी कि बच्चों जो न्यूमेरिकल है आपको मैंने एक सूत्र पढ़ाया है अभी, और शायद हमने आपको बताया भी होगा, कभी कभी आपने पढ़ा होगा, k = 2.303 अपॉन में t होता है, log 10 होता है, a माइनस का x होता है। एक सूत्र होता है, इस सूत्र की सहायता से हम इस पूरे न्यूमेरिकल को हल कर लेंगे, 2 बार में हो जाएगा। पहले हम बैक स्थिरांक निकाल के इसका आसानी से आंसर मिल जाएगा, तो इसको एक बार आप हल जरूर कर लेना। नहीं हो रहा तो प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि Fe डबल पॉजिटिव अपचायक है जबकि Mn डबल पॉजिटिव एक आक्सीय कारक है, ऐसा क्यों है। SeZ इसमें जो है 21 एक संक्रमण तत्व है जबकि Zn 30 जो है वो एक नहीं है, ऐसा क्यों है बताना है। संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ऐसा क्यों आपको बताना है, यानी कि इसके बारे में आपको विवेचना करनी है। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आपको बोर्ड के पेपर में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, CuS सॉलिड है, HCl में नहीं घुलता, ऐसा क्यों है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, प्लीज़ इस पूरे मॉडल पेपर को एक बार सॉल्व कर लेना। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। बस आपको इसको तैयार जरूर कर लेना। क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं तो ऐसा हो सकता है, तो कारण सहित आपको समझाना है। ये भी आपका न्यूमेरिकल है, देख लेना। ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार पढ़ लें। फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए। ग्लूकोज के 3 रासायनिक, यानी कि जो ग्लूकोज होता है इसके 3 रासायनिक गुण के साथ समीकरण भी लिखने, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इन क्वेश्चंस में रिएक्शन है और ये वाला क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है। तो प्लीज़ बच्चों मैं तो कहता हूँ आप लोगों को अगर रिएक्शन आती है तो आप रिएक्शन कर लें, क्योंकि रिएक्शन में नंबर कटने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर आपको रिएक्शन आती है तो आप चाहे टेढ़ी मेढ़ी बनाएंगे नंबर आपको पूरे मिलेंगे, लेकिन आप थ्योरी लिखेंगे थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, उसमें नंबर राइटिंग वगैरह के कट सकते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको आईपीएससी और आईपीएससी बिल्कुल सरल सरल पूछे गए हैं। हम आपको जल्द ही आईपीएससी पढ़ाने वाले हैं, उनमें सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप इसमें आईपीएससी को करना चाहते हैं तो करिए, अन्यथा आपको अथवा में भी चांस दिया गया, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर यौगिक पूर्ण अभिक्रियाएं करनी है, एक क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए हार्ड हो सकता है, तो प्लीज़ मैं कहूँगा आप आईपीएससी कर लेना। अब यहाँ पर भी रिएक्शन है, देखो रिएक्शन की पेपर में भरमार है, आप इस क्वेश्चन को करेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, आप रिएक्शन कर दीजिए अगर आपको आती है। फिर बच्चों यहाँ पर देखो कुछ अभिक्रियाएँ दी गई, सात का जो है क्वेश्चन नंबर 7 था 8 था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो खा खंड, इसमें देखो यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शन बनाने को दी गई, यानी कि कैसे प्राप्त करेंगे, नहीं यहाँ पर बताना है विभेद करना है, यानी कि आपको अंतर बताना है। या आप इसको करें, या कार्बोलेमिन अभिक्रिया, डाइजोनीकरण हो गया, गैब्रिथेलमाइड, सारी नेम रिएक्शंस है, मैंने आपको पढ़ा चुके हैं। अब इसके बाद में आपको इंग्लिश वर्जन है, तो प्लीज़ बच्चों आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के हैं नहीं, तो आपको इंग्लिश वर्जन की पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से इस पूरे मॉडल पेपर को एक बार आप तैयार कर लेना, पढ़कर जाना जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, ताकि आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई डाउट रहता है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट हमसे पूछ लीजिएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।